नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। न्यूज वन इंडिया पर मदन कौशिक सुपर एक्सक्लूसिव। जी हां, न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में बोले मदन कौशिक, 2022 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन कौशिक, और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उनका हौसला, उनका उत्साह चरम पर देखा गया। शासकीय प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री, कई पदों पर काम कर चुके मदन कौशिक अब उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को निभाएंगे, और 2022 जिस तरह से नजदीक है तो एक बहुत अहम और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। उत्तराखंड में सरकार बदली, सरकार के मुखिया बदले और अब संगठन के मुखिया भी बदल गए हैं। हमारे साथ मदन कौशिक जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में संगठन की बागडोर संभालने के लिए कितनी बड़ी चुनौती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और चुनौती दोनों साथ चलती हैं। हमारे लिए कोई चुनौती इस रूप में नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक दायित्व जिस पर रहता है, उस कार्यकर्ता हमेशा दायित्व को लेकर ही आगे बढ़ता है। आज मुझे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 2022 में सरकार बनाएंगे। सर, 4 साल आपने मंत्रालय का जिम्मा संभाला, सरकार को एक तरह से डिफेंड किया, सरकार को फेस किया, सरकार की बातें रखी, सबसे तेज तर्रार आप मंत्रियों में से शुमार किए जाते थे। अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है संगठन में, यानी सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना एक चुनौती भी है। नहीं, मैंने संगठन में लंबा अनुभव है। मैंने पार्टी के बूथ अध्यक्ष से काम शुरू किया, पार्टी का महामंत्री, जिले का जिला अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, अनेक दायित्वों पर मैंने काम किया है। सरकार में भी मैंने नीचे से काम करना शुरू किया और एक मंत्री के तौर पर भी काम किया, विपक्ष में उपनेता के तौर पर। तो इसलिए दोनों का पर्याप्त अनुभव है। इसलिए उस अनुभव के आधार पर सब कार्यकर्ता साथ समन्वय बनाते हुए और 2022 में सरकार लाएंगे। सर, उत्तराखंड की सियासत में कुमाऊं और गढ़वाल अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी रही है, दोनों तरफ से जो है विचारधाराओं में, उसके बीच में सामंजस्य बिठाना भी एक चुनौती है। नहीं, वो देखिए, कुमाऊं, गढ़वाल या पहाड़, प्लेन, ये सब आपकी देन है। हमारे पार्टी में सब समन्वय रूप से सब एकाग्र होकर प्रदेश का विकास, प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति का विकास, संगठन के आधार पर बूथ स्तर तक मेरा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हो, यही भाव लेकर हम लोग काम करते हैं। सर, आगे क्या लगता है, क्योंकि सरकार का अनुभव आपके संगठन में काम आएगा? वो हमेशा कार्यकर्ता का, आपको ये भी मालूम है सरकार में चुनौतियां क्या होती हैं, समस्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता जिस दायित्व का निर्वहन करता है उसकी चुनौतियां भी जानता है और उसका समाधान भी जानता है। क्या बदला है? संगठन की टीम में भी परिवर्तन होगा? आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर उसी से चलेंगे, वो समय बताएगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे मदन कौशिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन की चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने संगठन में काम किया है और उसका अनुभव भी उनको है। ऐसे में कोई नई बात नहीं है। फिर जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है उसे बखूबी निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड खबर लखनऊ से, जहां पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया और शहीदों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया। काकोरी के शहीदों को आज नमन किया है। देश के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम था। मेरठ, झांसी और बलिया में भी कार्यक्रम हो रहा है। तो देश के अंदर 75 जगहों पर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। क्रांतिकारियों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ। तो सीएम योगी की तरफ से आज इन बातों को कहा गया, 1 साल तक ये शताब्दी समारोह चलेगा। तो सीएम योगी ने आज शहीदों को नमन किया। चौरी चौरा के शहीदों को नमन किया गया। मेरठ, झांसी और बलिया में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने तय किया, जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, आजादी के
आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए। आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया, माताओं और बहनों ने उस आंदोलन के साथ जुड़ करके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। हमें आजादी की इस कीमत को हर हाल में स्मरण करते हुए अपने देश की स्वाधीनता को चूर्ण बनाए रखना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भाव के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब ये देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तो उस समय हम भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। आजादी के ये 75 वर्ष हम सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर मिशन रोजगार को लेकर सख्त हुए मुख्य सचिव आर के तिवारी। रोजगार के आंकड़े अपडेट न करने वाले विभागों को तलब किया गया। 15 मार्च को अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की बैठक बुलाई गई। शासन के आदेश के बावजूद रोजगार के आंकड़े अपडेट नहीं कर रहे कई विभाग। आप लोगों को हर 15 दिन में अपडेट करने का आदेश दिया गया था। 15 मार्च को अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की एक बैठक बुलाई गई है। आंकड़े अपडेट न करने वाले विभागों को तलब किया गया है। शासन के आदेश के बावजूद भी रोजगार के आंकड़े अपडेट नहीं कर रहे हैं कई विभाग, और यही वजह है कि आंकड़ों को हर 15 दिन में अपडेट करने का जो आदेश दिया गया उसका उल्लंघन करने की वजह से एक बैठक बुलाई गई है। मिशन रोजगार को लेकर मुख्य सचिव आर के तिवारी काफी सख्त नजर आए हैं। रोजगार के आंकड़े न अपडेट करने वाले विभागों को तलब किया गया है। 15 मार्च को अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर की एक बैठक होगी और शासन के आदेश के बावजूद रोजगार के आंकड़ों को अपडेट नहीं कर रहे विभाग, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो फिलहाल सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव आर के तिवारी ने एक बैठक बुलाई है और सख्ती दिखाते हुए सभी विभागों को निर्देशित कर दिया है कि आंकड़ों को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए और बैठक में शामिल किया जाए। फिलहाल 15 मार्च को अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर की ये बैठक होगी। मिशन रोजगार पर मुख्य सचिव की तरफ से सख्ती। मिशन रोजगार को लेकर कई विभाग ऐसे हैं जो कि आंकड़ों को अपडेट नहीं कर रहे। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, मुख्य सचिव आर के तिवारी मिशन रोजगार को लेकर सख्त नजर आई। ये बैठक होगी, कौन कौन से विभागों को इसमें बुलाया गया है? क्योंकि कई विभाग हैं जो आंकड़े अपडेट नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी है क्या? बिल्कुल, मुख्य सचिव 15 मार्च को एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं जो मिशन रोजगार के तहत रोजगार को लेकर होगी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया था कि वो अपने अपने विभाग में जो नियुक्ति विभाग है, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो या बाकी के जो नियुक्ति विभाग यूपी SSSC है, यूपी SSC है, ये सभी विभागों को नियुक्तियां अपनी उपलब्ध कराएं। उनके यहाँ कितने ऐसे रिक्त पद हैं जिन पर भर्ती की जा सकती है, साथ ही साथ में अब अगले महीने तक रिटायर होने वालों की संख्या कितनी है, ये डेटा हर 15 दिन पर उपलब्ध कराया जाए। लेकिन बावजूद इसके कई विभागों की तरफ से यह डेटा अभी तक नियुक्ति विभागों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते कहीं न कहीं ये भर्ती प्रक्रिया जो शुरू होनी थी, जिसके चलते ये इनकी वांट निकलनी थी और उस पूरी प्रक्रिया के तहत एग्जाम्स होने थे, तो जिसमें ये डेटा न उपलब्ध कराए जाने के बाद अब मुख्य सचिव ने इन सभी विभागों के प्रमुखों को बुला लिया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव, निदेशक, साथ ही साथ चेयरमैन जो विभिन्न भर्ती बोर्डों के हैं वो इस 15 तारीख की बैठक में मौजूद होंगे, जिनसे ये फीडबैक लिया जाएगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने विभाग का डेटा उपलब्ध नहीं कराया तो उनके पीछे क्या वजह थी, आखिर मुख्यमंत्री के इस निर्देश का अनुपालन तेजी के साथ क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि 2022 के चुनाव से पहले इन प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए, तो आखिर ये देरी क्यों हुई। तो निश्चित है इसमें कई अधिकारियों की क्लास भी लगेगी जिन विभागों ने अपने डेटा अभी तक विभिन्न भर्ती बोर्डों को उपलब्ध नहीं कराए हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो आंकड़े अपडेट ना करने वाली ये तमाम जो विभाग हैं, इनकी एक बैठक 15 मार्च को बुलाई गई है। तो रामपुर दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा सांसद आजम खान के समर्थन में निकालेंगे साइकिल रैली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो सपा सांसद आजम खान के समर्थन में एक साइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसको अखिलेश यादव हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि आजम खान 1 साल से जेल में बंद हैं और आज अखिलेश यादव रामपुर पहुंच रहे हैं और ऐसे में यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो रामपुर में आज सपा की साइकिल रैली होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। आजम खान के 1 साल तक जेल में रहने के विरोध में ये पूरी रैली और जनसभा है। फिलहाल आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रैली को हरी झंडी दिखाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो पिछले 1 साल से जेल में बंद है आजम खान। 19.5 महीना 20 महीना जेल काट के बाहर आए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जी भी मौजूद थे जेल में। हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता साथियों, हम लोग जब उस आंदोलन में थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही के खिलाफ, उससे 1000 गुना बदतर स्थिति आज की स्थिति में है, आज के समय में हो गई। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पढ़ लिख के नौजवान परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारी परेशान, जनता परेशान। और इतना दहशत सरकार ने पैदा किया है कि लोग खड़ा होने में भी डर रहे हैं। मैं आज बहुत कुछ ना कह करके मैं अपने माननीय विधायक और माननीय विधान परिषद सदस्य के सम्मानित बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने उस लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जो 74 में आंदोलन शुरू हुआ था, और उस आंदोलन का परिणाम तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंच रहे हैं और ऐसे में यहां पर एक साइकिल रैली जो निकाली जाएगी आजम खान के समर्थन में, उसको लेकर हरी झंडी दिखाएंगे। यहां पर जौहर यूनिवर्सिटी में जनसभा जो है उसे संबोधित करेंगे। तो साइकिल रैली को पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये हरी झंडी दिखाने के बाद साइकिल रैली शुरू हो जाएगी। फिलहाल रामपुर आज पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। आजम खान के समर्थन में ये रैली, आजम खान के समर्थन में ये जनसभा। पिछले 1 साल से आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी में हुए तमाम मामलों को लेकर जेल में। तो पंचायत चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स का चयन, जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने किया है, तो इनको जिताने का हर स्तर पे हमारा कार्यकर्ता भी प्रयास करेगा और पूरी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। तो आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यह चुनाव सिंबल पे होना चाहिए। हमने उसका स्वागत किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मुकर गई अपनी उस बात से। उनको डर है कि पंचायत चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है तो किसान आंदोलन के कारण वो बुरी तरीके से पराजय का सामना करेंगे, हारेंगे चुनाव। इसलिए वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे। तो पहली सूची जो है वो 400 कैंडिडेट्स की, इसमें किस तरह के कैंडिडेट्स का हमने चयन किया है, सूची अभी आपको दे देंगे। 12 ऐसे सदस्य हैं, 12 ऐसे प्रत्याशी हैं
जो मौजूदा जिला पंचायत के सदस्य हैं। 54 ऐसे प्रत्याशी हैं, 54 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो या तो दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में रहे हैं, 100 वोट, 50 वोट, 150, 200 वोट से हारे हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं। 54 ऐसे कैंडिडेट हैं। 17 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस समय जिला पंचायत का चुनाव आम आदमी पार्टी के समर्थन से लड़ने जा रहे हैं और वो गांव के प्रधान हैं। 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अधिवक्ता हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व प्रधान हैं। 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसान नेता हैं। इसमें तमाम और किसान नेता हैं, लेकिन ये विशेष तौर से किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी रहे हैं। 5 ग्राम प्रधान रहे हैं। 5 महिलाएं हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स एमएलए कैंडिडेट रहे, यानी जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स प्रधान के कैंडिडेट रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो प्रेस रिपोर्टर हैं। 3 ऐसे हैं जो बीडीसी हैं। 3 ऐसे हैं जो एक्स बीडीसी हैं। 3 टीचर हैं। 2 ऐसी प्रत्याशी हैं हमारी जो सांसद का चुनाव लड़ चुके 2 परिवारों से हैं। एक ब्लॉक प्रमुख हैं, एक क्रिकेटर हैं, एक करंट बीडीसी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पंचायत के कैंडिडेट, जिला पंचायत के कैंडिडेट हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज हैं, वर्ग हैं जिनसे हम लोगों ने प्रत्याशी का चयन किया है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कि इन प्रत्याशियों का चयन किया गया है। और ये भी हमारी प्राथमिकता में है कि जो लोग इस जिला पंचायत के चुनाव में जीतेंगे, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे तरीके से काम जमीन पर करके दिखाएंगे, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव लड़ाने के बारे में भी इन लोगों के ऊपर विचार करेगा। तो इस खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव पर आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। जिला पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी आम आदमी पार्टी, और संजय सिंह को आप सुन रहे थे। हमीरपुर से खबर है, एआरटीओ समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। राज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो हमीरपुर का मामला है, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये हमीरपुर का मामला ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ एआरटीओ के ऊपर। राठ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो एआरटीओ समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है हमीरपुर में। यहां ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। राठ कोतवाली के अंदर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर के अंदर कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद मौके से फरार हो गया आरोपी बेटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। बिम्बार थाना क्षेत्र के महिरा गांव की यह पूरी घटना है। तो चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो बेटे ने अपने पिता पर यह हमला किया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गुलजार गिरफ्तार हुआ। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। तो चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गुलजार गिरफ्तार हुआ है। मुजफ्फरनगर का मामला है और दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा।
बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। तो चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में कोई गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ कई थानों में मुकदमा पहले से दर्ज है और ऐसे में गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। आपको बता दें, ऑपरेशन क्लीन लगातार मुजफ्फरनगर के अंदर चल रहा है पुलिस का। कुतुबपुर झाल पे कस्बा इंचार्ज मैं फोर्स के चेकिंग कर रहे थे। खतौली की तरफ से एक सफ़ेद रंग की बोलेरो आई, जिसको पुलिस पार्टी ने रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी रोकी नहीं और पुलिस पार्टी पर फायर करता हुआ भुम्मा नहर पुल की तरफ को भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया। भुम्मा नहर पुल पे गाड़ी जो है तेज़ी से उसने काटी है, तो गाड़ी कट नहीं पाई और आगे जो है उसमें मिट्टी में फंस गई हो। बदमाश उतर के ईक की तरफ को भागे हैं और पुलिस पे फिर फायर किया उन्होंने। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश ईख में अंदर घुस गया, जिसकी तलाश जारी है। खबर प्रयागराज से, जहां पर कार चालक की गुंडागर्दी देखी गई। टक्कर लगने से कार चालक ने जमकर तोड़फोड़ की है। एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हमलावरों ने डंडे और ईंटों से गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। टक्कर लगने से कार चालक को जमकर तोड़फोड़ कार चालक ने की है। कार चालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। तस्वीर आप देखिए, उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमलावरों ने डंडे और ईंटों से गाड़ी को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज से यह खबर, प्रयागराज में एक कार चालक की गुंडागर्दी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टक्कर लगने से कार चालक ने जमकर तोड़फोड़ की थी। तो इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।